हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एनसीईआरटी हिस्ट्री की समरी वीडियो के सेशन में। दोस्तों, हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री की समरी देख रहे हैं और हम लोग आज पहुंच गए हैं चैप्टर 10 में, अध्याय 10 में। ये जो चैप्टर ये व्यापारी, राजा और तीर्थयात्रियों के बारे में बात करता है। तो चलते हैं, देखते हैं ये चैप्टर हमें क्या नई बातें सिखाता है। सबसे पहले इसमें बताया गया कि हमने जो पिछले चैप्टर में काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में बात की थी, जो कि हमने देखा था कि मथुरा में, जो कि कुषाण की दूसरी राजधानी के रूप में फेमस था और काफ़ी महत्वपूर्ण शहर था, वहाँ पे हमें ब्लैक पॉटरी वाले बर्तन मिले थे, जो कि मैंने बताया था कि हल्के डल कलर के होते हैं, लेकिन उनकी शाइन काफ़ी अच्छी होती थी। और ये जो बर्तन थे, ये इनमें खासकर कटोरी और थालियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें मिली हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जो बर्तन हैं, ये अलग अलग जो हमारा देश उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके अलग अलग हिस्सों से वहाँ पे आए थे। और इन सबको लाने वाले लोग व्यापारी थे, क्योंकि व्यापारी जो होता है वो अपने साथ जो भी उसके पास प्रोडक्ट है उसको बेचने और ख़रीदने के लिए वो दूर दूर यात्राएं करता है। और साथ में मथुरा से उठने वाले जो बर्तन हैं, ये हमें भारत के और भी हिस्सों में मिले हैं। इसमें बताया गया कि दक्षिण भारत जैसे सोने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। कर्नाटक में कोलार की खदान सोने के लिए प्रसिद्ध थी। केरला वाला जो हिस्सा है वो मसालों के लिए प्रसिद्ध था, और वहाँ पे जो काली मिर्च होती थी, ब्लैक पेपर, उसकी तो जो आपका वेस्टर्न नेशंस है, पश्चिमी देश, वहाँ पे उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि उसको काला सोना या ब्लैक गोल्ड कहते थे। किसको? काली मिर्च को। और जो व्यापारी हमारे देश के अंदर ही ये व्यापार करते थे, वो तो उनके पास बैलगाड़ी थी, घोड़े थे, उससे ये व्यापार करते थे। और जो व्यापारी दूसरे देशों में व्यापार करते थे, उन लोग समुद्री रास्ते से और जो ज़मीनी रास्ता है, लैंड रूट है, उसके माध्यम से व्यापार करते थे। और इसमें काफ़ी लंबा समय लगता था, काफ़ी महीने लग जाते थे एक सामान को दूसरे इलाके तक पहुंचने में। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि रोम साम्राज्य तक हमारा व्यापार होता था। और रोमन साम्राज्य के जो सोने के सिक्के हैं, वो भी भारत में बड़े बड़े शहरों में मिले हैं, खुदाई में। और ये सब बातें बताते हैं कि हमारा जो व्यापार है वो रोमन एम्पायर से काफ़ी बढ़िया था। यहाँ पे एक छोटी सी कविता दी हुई व्यापार को लेकर, जिसमें बताया गया है कि कई सारे अलग अलग प्रकार के व्यापारियों का उल्लेख है, और बता रहे हैं कि कोई अपने साथ समुद्री जहाज़ों में बहुत अच्छे किस्म के नस्ल के घोड़े लाया, कहीं से गाड़ियों में भर के काली मिर्च लाई जा रही है, कहीं से जैसे हिमालय से रत्न और सोना आ रहा है, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ आ रही हैं, दक्षिणी सागर से जो साउथ ईस्ट एशियन, वहाँ से मोती आ रहे हैं, ईस्ट जो सी है वहाँ से मूंगा आ रहा है, मूंगा कोरल को कहते हैं। ये सब प्रीशियस स्टोन्स में आते हैं। तो ये एक बता रही है कविता कि व्यापार के कितने सारे आयाम थे यहाँ पे, और कितना डाइवर्स व्यापार था। जिस तरह आज हमारे देश का ट्रेड है, वैसा ही आज से लगभग 2000 साल पहले भी अलग अलग वैरायटीज़ के प्रोडक्ट की मांग दुनिया में बहुत अधिक थी। और सबको देने वाला सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर कंट्री था वो था भारत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और हमारे देश में इतनी सारी चीज़ें मिलती थी कि जो अलग अलग देशों के व्यापारी थे, उन्होंने हमारे देश में पहुंचने के लिए कई सारे समुद्री रास्ते भी खोज निकाले। और वो करते ऐसे थे कि जो भी समंदर किनारे वो चलते थे, तो पहले अरब सागर पहुंचते थे, उसके बाद बंगाल की खाड़ी वाले रास्ते से यहाँ पहुंचते थे। तो जो ईस्टर्न नेशंस हैं, जो कि पूर्वी दिशा में बढ़ने वाले देश हैं, वो बंगाल की खाड़ी होते हुए भारत पहुंचते थे। और जो पश्चिमी देश हैं, वो अरब सागर को पार करते हुए हमारे पास पहुंचते थे। और इन लोगों ने काफ़ी अच्छे जहाज़ बनाए, क्योंकि इनको पता था कि भारत में व्यापार करने आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सामान मिलेगा और हम अच्छी कीमत में यहाँ से ले जाएंगे और अपने देश बेचेंगे। तो काफ़ी मजबूत जहाज़ों का निर्माण भी किया इन व्यापारियों ने। और साथ में ये लोग जो थे, ये जो साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उसकी हवाओं के सहारे अपनी जहाज़ों में बड़े बड़े पाल लगा कर भारत के बंदरगाह तक आया करते थे। और इसी कारण से हमने देखा है कि हमारे देश में जो भी बड़े शहर बसे हैं, खासकर सदर्न इंडिया में, वो समुद्र किनारे ही हुए हैं, क्योंकि हमारा जो भी विदेशों में से व्यापार था वो समुद्र के माध्यम से काफ़ी अधिक होता था। और जो भी बड़े बड़े व्यापारी थे दूसरे देशों के, वो इसी समुद्री रास्ते से इन पोर्टल सिटी में, पत्तन वाले जो शहर है, वहाँ पहुँचते थे। हमारा जो दक्षिणी भाग है वो बहुत बड़ा मतलब कोस्टल एरिया है। ये आप लोगों के सवाल है कि आप लोग बताएं कि भारत की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो कितनी है, मेनलैंड इंडिया में की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है, और टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, दोनों के अलग अलग जवाब आप बताने की कोशिश कीजिए।
तो हमारा जो दक्षिणी हिस्सा है वो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ, काफ़ी बड़ी कोस्ट लाइन है। और साथ में जो हमारा भीतरी हिस्सा है वह दक्षिण भारत का, वहाँ पे आपको पहाड़ भी दिखेंगे, पठार मिलेंगे, नदी के मैदान भी मिलेंगे। और नदी वाले इलाके हैं जैसे कावेरी डेल्टा का इलाका है, गोदावरी डेल्टा का इलाका है, ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हैं। और यहाँ के जो भी किसान हैं, जो भी छोटे राजा हैं, वो काफ़ी जल्दी ही बहुत अमीर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ की ज़मीन इतनी उपजाऊ है कि यहाँ से जो खेती है वो काफ़ी बढ़िया हो रही है। और संगम कविताओं के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो संगम कविताओं में एक जिक्र आता है, एक टर्मिनोलॉजी उसे कहते हैं मोविनदार। तो मोविनदार एक तमिल शब्द है और इसका अर्थ है 3 मुखिया। और यहाँ पे 3 मुखिया कहा जा रहा है 3 बड़े शासकों को, जो कि साउथ इंडिया में रूल कर रहे थे उस टाइम। उनका नाम था चोल, चेर और पांड्या। ये जो तीनों किंगडम थे, चोल, चेरा और पांड्या, इनकी हर एक किंगडम की वंश डायनेस्टी की 2 कैपिटल हुआ करती थी, 2 राजधानियाँ हुआ करती थी। एक तो ऐसा शहर जो कि समंदर किनारे है वो होता था, और दूसरा जो अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पे एक शहर होता था। तो इन सब की 2 कैपिटल थी, और इनमें से एक जो बड़ा जो चोलों की एक शहर है जिसे पुहार कहा गया पुराने ज़माने में, आज कावेरी पत्तनम कहते हैं उसे, वो कोस्टल सिटी था। और पांड्यों की जो राजधानी थी मदुरई, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, क्योंकि यहाँ पे हमने पिछले चैप्टर में बात की थी मदुरई और बनारस जो है वाराणसी, वो टेक्सटाइल के लिए, यानी हस्तशिल्प, यानी हस्तशिल्प नहीं कहेंगे इनको, कहेंगे वस्त्र उद्योग के लिए, टेक्सटाइल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। और पुहार जो था वो तो काफ़ी बड़ा उस बंदरगाह वाला एरिया था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। तो पुहार आपको मिलेगा भारत के, मतलब दक्षिण भारत के ईस्टर्न हिस्से में, मतलब बंगाली खाड़ी के वाले क्षेत्र में। और मदुरई भी आपको बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में मिलेगा। तो यहाँ के जो मुखिया लोग थे, मोविनदार तो राजा को कहा, चोल, चेरा और पांड्या को मोविनदार कहा गया यहाँ पे। और जो मुखिया लोग थे यहाँ पे, ये इतने ज़्यादा संपन्न थे कि ये किसी तरह की टैक्स व्यवस्था इनके पास ये ऐसे नहीं यूज़ करते थे कि आपको कंपलसरी टैक्स पे ही करना है। जैसे हमने देखा कि जो उत्तर भारत के राजा है वो कंपलसरी टैक्स सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ था। तो यहाँ पे कंपलसरी टैक्स सिस्टम तो नहीं था, लेकिन हाँ ये उपहार लेते थे और उपहार की मांग भी करते थे। साथ में समय समय पर जब इनको पैसे की थोड़ी आवश्यकता पड़ती तो कुछ शुल्क वसूलते थे। और अपने जो नात रिश्तेदार थे, जो सिपाही लोग थे, कवि लोग थे, उनके बीच में बांट दिया करते थे। और ये जो संगम साहित्य कवि लोग हैं, इन्होंने भी ऐसे जो मुखिया हैं, मोविनदार हैं, इनके बारे में काफ़ी जिसे कहते हैं बड़ाई या काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें, प्रशंसा लिखी है अपनी कविताओं में। क्योंकि इनकी जो मुखिया लोग हैं, इनकी प्रशंसा लिखने के लिए इनको काफ़ी सोने चांदी या जो प्रीशियस मेटल्स वो मिलते थे। चोल, चेरा, पांड्या के जो डायनेस्टी उसको ख़त्म होने के लगभग 200 साल बाद जो पश्चिम भारत वाला हिस्सा है, जहाँ पे आज आपका महाराष्ट्र हिस्सा है, वहाँ पे सातवाहन नामक एक राजवंश बना। और इस सातवाहन जो किंगडम है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे बड़ा राजा हुआ उसका नाम था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। और इनको ये नाम इनकी माता के नाम से मिला था। इनकी माता का नाम था गौतमी बलश्री। तो गौतमी बलश्री ने एक अभिलेख या इंस्क्रिप्शन लिखवाया था। उस इंस्क्रिप्शन से ही हमें पता चलता है कि उनका बेटा था गौतमी शतकर्णी, और वो काफ़ी प्रतापी राजा था। ये जो सातवाहन वंश के राजा थे, अपने आप को दक्षिणापद कहते थे। दक्षिणापद इसलिए कहते थे, दक्षिणापद के स्वामी इसलिए कहते थे कि इनके इलाके से ही होकर जो साउथ इंडिया जाने का रास्ता है वो गुजरता था, और इस इलाके में इनका रूल था। और जो भी व्यापारी उत्तर भारत से अगर दक्षिण भारत जाना चाहता है तो वो दक्षिणापथ यानी सातवाहन का जो एरिया है उससे होकर गुजरता था, और काफ़ी अच्छा शुल्क वसूलते थे, एक तरह का टोल टैक्स लेते थे ये लोग। साथ में ये जो गौतमी शतकर्णी था, इसने अपने समय काल में काफ़ी ज़्यादा इन्वेजन्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा आसपास के जो इलाके हैं उनमें अपनी सेनाएं भेजी और काफ़ी युद्ध भी जीता, अपने एरिया को बहुत बड़ा एक्सपेंड भी किया इसने, सातवाहन ने। और ये ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि हम जैसे आप जानते हैं कि ये जो इलाका जिसकी मैं बात कर रहा हूँ साउथ इंडिया की, ये यहाँ पे आपको अच्छे जंगल मिल रहे हैं, अच्छे प्लेट्यूज मिल रहे हैं, नदियाँ काफ़ी अच्छी हैं। तो यहाँ की जो ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है, और जो जंगल है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फल फ्रूट से लेकर वहाँ पे आपको मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं और स्पाइसेस के प्लांट हैं वो मिल रहे हैं। तो जितना अधिक इलाका जिसके पास होगा वो उतना अधिक ही संपन्न होगा। इसलिए इस गौतमी पुत्र शतकर्णी ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किए और उसमें बहुत काफ़ी सफलता भी पाई। रेशम मार्ग की कहानी के बारे में बात करते हैं तो रेशम मार्ग जो है सिल्क रूट है। रेशम
आप सभी जानते हैं, रेशम के कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं पहनने में और मखमली होते हैं। तो रेशम बनाने का जो प्रोसेस है उसको चीन ने ढूँढा था लगभग आज से 7,000 साल पहले। और जैसा कि आप जानते हैं, रेशम जो होता है वो कोकून से निकलता है, कि एक कीड़ा होता है, उसकी जो सलाइवा लार होती है उससे हम रेशम प्राप्त करते हैं। तो इसकी प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है और काफ़ी समय टेकिंग होती है, टाइम टेकिंग होती है। और इसी कारण ही ये जो रेशम है इसकी जो कीमत है काफ़ी बढ़ जाती है। और लगभग 2000 साल पहले जब चीन के जो व्यापारी लोग थे, जो राजा लोग थे, वो पश्चिमी एशिया के या ईरान के देशों के जो राजाओं के उनको गिफ्ट करते थे ये रेशम वाले, उस रेशम से बने हुए कपड़े। और इसकी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें रेशम का बड़ा क्रेज़ आया और वहाँ पे हर बड़ा आदमी चाहता था कि उसके पास रेशम के कपड़े हों। और रेशम की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि रेशम का को लेकर जो रास्ता गुज़रा, जहाँ से रेशम का व्यापार होता था, उसे सिल्क रूट कहा गया, रेशम मार्ग कहा गया। और रेशम मार्ग समुद्री रास्ते को भी कहा गया। रेशम मार्ग में आपको ज़मीनी रास्ता ही मिलेगा। रेशम मार्ग में आपको चाइना से होते हुए, हमने देखा है पिछले चैप्टर में, एक हमने सिल्क रूट का मैप देखा था, मैंने बताया था कि चाइना जो पुराना रेशम मार्ग है उसको रिवाइव करके आज एक प्रोजेक्ट चला रहा है, उसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वो चाहता है कि दुनिया के सारे वो देश जो कि पहले कभी रेशम मार्ग से होकर गुजरना पड़ता था, वो सब इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करे चाइना के साथ। तो जो सिल्क रोड था, इस सिल्क रोड में बहुत सारे देशों का उस टाइम कंट्रोल था। देश तो नहीं कहेंगे, मतलब बहुत सारे कबीले या जो उस पास उधर के राजा थे उनका कंट्रोल था। और जो व्यापारी भी रेशम लेके गुजरता था उसको समय समय पर टैक्स या शुल्क देना पड़ता था। इसीलिए रेशम जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहुंचता तो काफ़ी महंगा हो जाता था। और वहाँ के जो बड़े व्यक्ति थे या अमीर व्यक्ति थे उनके पास रेशम होना एक तरह की स्टेटस सिंबल की बात थी, प्रेस्टीज की बात थी। तो जिस रास्ते से रेशम का व्यापार होता था, जिस रास्ते से ये जो लोग थे वो रेशम को लेकर जाते थे, उसे सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहा जाने लगा। और आज चाइना इसी रेशम मार्ग को फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो 7,000 साल पहले तो रेशम की मतलब उसको बनाने का तरीका चाइना ने खोजा और उसने बहुत हज़ारों सालों तक ये कोशिश की कि रेशम का जो तरीका है बनाने का वो किसी को पता ना चले। फिर भी आज से लगभग 2000 साल पहले लोगों को मालूम चल गया रेशम कैसे बनाया जाता है। आज तो हम भारत में भी रेशम का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन करते हैं। ये जो सिल्क रूट था, रेशम मार्ग था, इसमें जो एक राजा था, एक डायनेस्टी थी, उसका नाम था कुषाण राजवंश। और कुषाण राजवंश के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि इसकी 2 कैपिटल थी, एक तो पेशावर में थी जो कि आज पाकिस्तान में, और एक मथुरा में थी। तो कुषाण राजवंश ही वही राजवंश है जिसने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चालू करवाए थे। और इस सिल्क रूट से जो गुजरता था उसे वही कुषाण राजवंश के जो सोने के सिक्के थे उनको यूज़ करना पड़ता था, क्योंकि वो एक तरह का करेंसी था उस डायनेस्टी की। तो जो भी व्यापारी गुजर रहा है रेशम लेकर और कुषाण एम्पायर के एरिया से अंदर से क्रॉस होगा तो उसको वही जो सोने के सिक्के हैं उसको यूज़ करना था। तो ये जो कुषाण राजवंश का जो एरिया था वो आज की अगर बात करो तो जो पाकिस्तान का लाहौर वाला हिस्सा है, सॉरी पाकिस्तान का जो कराची वाला हिस्सा है जो कि अरेबियन ओशन में मिलता है, तो जो भी चीन से व्यापारी निकलता था तो वो इस रास्ते में गुजरता था, पाकिस्तान होते हुए कराची पहुंचता था। वहाँ से बंदरगाह से वो जहाज़ में बैठ के इस रेशम को लेकर दूसरे देशों की ओर निकलता था, तब उसे कुषाणों को टैक्स देना पड़ता था। और कुषाणों में एक राजा हुआ, काफ़ी फेमस राजा, उसका नाम था कनिष्क, जो आज से लगभग 1900 साल पहले उसने शासन किया। और वो काफ़ी प्रतापी राजा था, काफ़ी बड़ा राजा था। उसी ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को पैट्रोनाइज़ किया उसने। और उसने उसके राज दरबार में एक कवि था, उसका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष ने गौतम बुद्ध की जीवनी लिखी, उनकी बायोग्राफी लिखी, और गौतम बुद्ध की जीवनी का नाम था बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र को लिखने वाला जो व्यक्ति था अश्वघोष था, जो कि कनिष्क के दरबार में कवि था। और इसने जो रचना की ये पूरी संस्कृत भाषा में थी। तो कनिष्क के टाइम आते आते जो बौद्धों से जुड़े हुए जो भी संकलन है, जो भी लिटरेचर है, वो संस्कृत में होने लगे। और इसी समय जो बौद्ध धर्म में एक नई धारा यानी एक नया सेक्ट उभर के आया, इसका नाम था महायान। और महायान में की जो 2 विशेषताएं हैं वो पहले ये थी कि महायान के आने से पहले जो गौतम बुद्ध
से के जीवन से जुड़े हुए जो भी इंसिडेंट थे उसको किसी चिन्ह या सिंबल से बताया जाता था। जैसे गौतम बुद्ध को जब इनलाइटमेंट हुए, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसका जो चिन्ह है उसे पीपल के जो पेड़ है उससे दर्शाया जाता है। तो जो ये महायान जो सबसेक्ट बन रहा है बौद्ध धर्म के अधीन, इसने अब ये जो चिन्हों का सहारा छोड़ के गौतम बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं, मूर्ति हैं, उसको बनाने में ध्यान दिया। और साथ में बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट जो है वो महायान ने लाया। तो हमने देखा है कि गौतम बुद्ध बुद्ध इसलिए कहलाए कि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किए थे और वो बुद्ध हो गए थे, सब वो सर्वज्ञाता हो गए थे। और उन्होंने कहा था कि जो भी बौद्ध धर्म अपनाता है वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान लगाया, उसके बाद एकांत में जाके वो अपना जीवन यापन करे। तो महायान जो शाखा है उसने कहा कि जब बौद्ध धर्म के किसी भिक्षु को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो वो एकांत में जाके ना रहे, बल्कि लोगों के बीच में रहे और लोगों को बताए ज्ञान क्या है, लोगों को बताए कि जो सद्विचार है वो क्या है। ये दो जो कॉन्सेप्ट है कि गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है, मूर्ति पूजा शुरू हुई और साथ में बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आया। ये दो मेन विशेषताएं महायान की, और इन दोनों विशेषताओं को जो नहीं मानता है और जो पुराना ट्रेडिशन है, जो पुराना जो गौतम बुद्ध कह कहते हैं उन बातों को मानते हैं, उनको हीनयान शाखा कहा गया। तो ये जो महायान शाखा है धीमे धीमे बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुई और आज जो चीन है, कोरिया है, जापान है, वहाँ पे जो बुद्धिज़्म प्रैक्टिस किया जाता है वो महायान वाला है। अब बौद्ध धर्म बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा और कई राजा जो हैं उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, पैट्रोनाइज किया। तो जो राज दरबार के लोग हैं, जो राजा थे, जो रानियाँ थी, उन लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो साउथ इंडिया है वहाँ पे कई सारी गुफाएं बनवाई। कि जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया है कि जब बारिश का मौसम आता है तो बौद्ध भिक्षु को एक सेफ शेल्टर चाहिए जहाँ पे वो रहें, इसलिए बड़ी बड़ी गुफाओं, पहाड़ों को काट के गुफाएं बनाई गई। और इन गुफाओं का उपयोग वो व्यापारी भी करते थे, जो कि व्यापार के लिए कहीं से गुजर रहे हैं और रास्ते में अगर मौसम ख़राब हुआ या पानी गिरा तो वो इन गुफाओं में आश्रय लेते थे। और बाद में बौद्ध भिक्षुओं को वो दान भी करते थे। तो काफ़ी सारी जो चट्टानें हैं, चट्टानों के अधीन जो गुफाएं बनी हुई हैं वो आपको मिलेगी, खासकर साउथ इंडिया में, क्योंकि वहाँ पे जो चट्टान है, जो माउंटेन्स हैं, वो काफ़ी मजबूत है, ग्रेनाइट के पत्थर, और ग्रेनाइट के पत्थर काफ़ी मजबूत होते हैं, इसलिए वहाँ पे गुफा बनाना काफ़ी सुविधाजनक, काफ़ी सेफ़ था। सुविधाजनक तो नहीं कह सकते लेकिन सेफ़ था। और आज भी बहुत सारी गुफाएं आपको जनता है एलोरा में काफ़ी सारी गुफाएं मिल जाएंगी। तो ये जो हिस्सा जो साउथ इंडिया का उसको दक्कन कहा गया, दक्कन में आपको कई सारी गुफाएं मिलेंगी और जो बौद्ध भिक्षु थे उनके विश्राम के लिए, उनके निवास के लिए उपयोग की जाती थी। लेकिन पूरे साल नहीं, सिर्फ वर्षा ऋतु में लोग इस गुफाओं में निवास करते थे। ये दो तस्वीरें आपको दिख रही हैं। इस तस्वीर में आपको दो मूर्ति दिख रही हैं, दोनों गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई हैं। तो जो लेफ़्ट वाली मूर्ति जिसमें गौतम बुद्ध खड़े हुए हैं, तक्षशिला की मूर्ति, और जो राइट वाली इसमें गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं, ये मथुरा में बनी हुई मूर्ति है। अब देखिए दो अलग अलग शैली में मूर्ति बनी है, लेकिन दोनों में हमने गौतम बुद्ध को मूर्ति के रूप में दर्शाया है। मतलब ये जो भी इसके फॉलोवर हैं वो किस सेक्ट के होंगे, महायान सेक्ट के होंगे, बौद्ध धर्म में महायान शाखा के होंगे। ये कार्ले की गुफा का चित्र है जो महाराष्ट्र में है। तो कभी अब सवाल आता है कि भाई क्या दक्कन में, जो दक्कन एरिया है, दक्कन प्लेटू, वहीं पे ही क्यों गुफाएं बनाएगी? तो उसका रीज़न ये है कि वो ग्रेनाइट की चट्टानों से बने हुए हैं और वो चट्टान काफ़ी मजबूत होती हैं और जो पर्वत हैं वो भी काफ़ी स्टेबल होते हैं। अब तीर्थयात्री यानी जो पिलग्रिम्स उनके बारे में बात कर लेते हैं। तीर्थयात्री आज भी होते हैं, हम आप भी तीर्थ में जाते हैं, लेकिन अब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की इतनी अच्छी सुविधाएँ हैं कि हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। हमने ट्रेन में, बस में, प्लेन में कहीं भी टिकट बुक की और चले गए तीर्थ यात्रा में। लेकिन आज से हज़ारों साल पहले इतना आसान नहीं होता था कहीं भी निकलने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, क्योंकि रास्ते में डाकू हैं, रास्ते में जंगल पड़ रहा है, रास्ते में जानवरों का डर है। और ज़रूरी नहीं कि हम जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ तक हम पहुँच जाएँ और सही पहुँच जाएँ और उसके बाद वापस सही सलामत अपने घर आ जाए। तो जो ये व्यापारियों का काफ़िला गुजरता था, इनके साथ ही बहुत सारे लोग जो तीर्थ यात्रा की करना चाहते थे वो साथ हो लेते थे। और ये व्यापारी, जैसे मैंने बताया कि देश के भीतर से भी होते थे और देश के बाहर से भी होते थे। तो बहुत सारे ऐसे यात्री जो आए हैं भारत में, खासकर चीनी यात्री, वो इस तरह के व्यापारियों के दल के साथ आ गए हैं। तो हमें यहाँ पे 3 चीनी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है फाहियान, दूसरा है
ह्वेनसांग और तीसरा इत्सिंग। तो सबसे पहले फाहियान या फाशियान आया और उसके बाद ह्वेनसांग या श्वेनसांग आया और उसके बाद इत्सिंग आया। इनका क्रम आपको याद रखना है, पहले फाहियान आया या फाशियान, उसके बाद ह्वेनसांग आया और उसके बाद इत्सिंग आया। तो ये सब बड़े जो व्यापारियों के काफ़िले थे जो चीन से आए थे, उनके साथ यहाँ पे आए और यहाँ पे इन लोगों ने जो भी देखा सुना उसको अपनी किताबों में लिखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि महायान जो शाखा है वो चाइना में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हो रही थी। तो वहाँ पे जो चीन के लोग थे उनके मन में काफ़ी जिज्ञासा हुई कि हम भी जाएँ। गौतम बुद्ध जिस देश में पैदा हुए, जिस देश में उन्होंने सरमन दिया, जिस देश में उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया, उस देश में जाएँ, उनसे जुड़ी हुई किताबें या उनसे जुड़े हुए जो भी दस्तावेज है वो लेके आए। तो बहुत सारे चीनी यात्री यहाँ पे आए। उनका मेन उद्देश्य यही था कि जो भी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई किताबें हैं, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई लिटरेचर है, उसको वापस लेके जाएँ और चाइनीज़ भाषा में उसको अनुवाद करके वहाँ के लोगों को भी समझाएं। तो यहाँ पे फाहियान या फाशियान के बारे में बताया गया कि वो किस तरह चीन लौटा। तो चीन लौटने के लिए उसने बंगाल से अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन पैदल यात्रा शुरू की थी, लेकिन 2 दिन बाद ही बताया कि काफ़ी तेज़ तूफ़ान आया और उन लोगों को फंसना पड़ा, वो फंस गए। वो उसके बाद वो उसने समुद्री यात्रा शुरू की और समुद्री यात्रा में भी वो तूफ़ान में उसका जहाज़ फंसा रहा। लगभग 90 दिन बाद तो वो श्रीलंका के पहुंचा और उसके बाद वो इस बीच में जब तूफ़ान में उनके जहाज़ फंस गया व्यापारी का, जिसमें वो फाहियान था, तो उसको जहाज़ को हल्का करने के लिए उन लोगों ने इस जहाज़ से जो गैर ज़रूरी सामान था उसको बाहर फेंक दिया। फाहियान भी बहुत सारी पांडुलिपियाँ के जो लिटरेचर है उसको उसने फेंका, लेकिन कुछ को उसने बचा लिया और बुद्ध की जो मूर्ति थी उनको उसने नहीं फेंका। अल्टीमेटली वो 5 महीने बाद चाइना पहुंचता है और उसके बाद उसने पूरा जीवन जो गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई पांडुलिपियाँ थी और जो भी लिटरेचर था उसको अनुवाद करने में बिता दिया। और जो ह्वेनसांग था जो कि फाहियान के बाद आया था, वो ज़मीनी रास्ते से लैंड रूट से पहले जो आज का पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान, वो पार करते हुए वो फिर चाइना पहुंचा और उसने भी यही किया कि उसने बहुत सारी अपनी साथ पांडुलिपियाँ और बहुत सारी ऐसी किताबें ले गया था यहाँ से वो। और कुछ किताबें या पांडुलिपियाँ तो नष्ट हो गई क्योंकि जब वो सिंधु नदी पार कर रहा था तो उस टाइम उसका जहाज़, उसकी जो नाव थी वो पलट गई थी और बहुत सारी किताबें तो उसकी तब चली के लिए। फिर भी बहुत बड़ा कलेक्शन वो यहाँ से लेके आए इन लोग और बाद में उसको चाइनीज़ भाषा में उन्होंने अनुवाद किया। यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है और अब तो नालंदा यूनिवर्सिटी को हमने फिर से रिवाइव किया है, वहाँ पे एडमिशन भी शुरू हो गया और वहाँ पे क्लासेस भी लगती हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया कि फाहियान जब आया था यहाँ पे, ह्वेनसांग जब आया था यहाँ पे, तो वो नालंदा में उसने कुछ साल यहाँ पे पढ़ाई की और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया कि यहाँ पे नियम काफ़ी कठोर थे और जो बुद्ध के उपदेश थे उसी के हिसाब से यहाँ पे काम होता था और यहाँ पे सभी को नियम मानने पड़ते थे और दिन भर यहाँ पे डिबेट हुआ करता था। काफ़ी पढ़े लिखे लोग और विद्वान लोग यहाँ पे आते थे। और नालंदा विश्वविद्यालय के जो यूनिवर्सिटी थी, यहाँ के में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको जो दरबार था, दरबारी कहूँगा या फिर जो वॉचमैन होता है, द्वारपाल जो था, वही आपसे बहुत सारे कठिन प्रश्न पूछता था और अगर आप द्वारपाल के जो सवालों के सही जवाब देते थे तभी आपको अंदर एंट्री मिलती थी और उसके बाद फिर बहुत सारे टेस्ट होते थे, फिर आपका एडमिशन यहाँ पे होता था। और कहते हैं एक बार में लगभग 10,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते थे और दुनिया भर के लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे नालंदा में। बाद में बख्तियार खिलजी ने नालंदा में आग लगवाई थी और नालंदा जल गया था और हमने फिर से आज से 3 साल पहले हमने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से रिवाइव किया है। अब बात करते हैं भक्ति की शुरुआत के बारे में। जब हम जो आपका अरेबियन पेनिनसुला है, सऊदी अरब, वहाँ पे जब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई और उससे लगभग 700 साल पहले जब जिसे हम कहते हैं जीसस क्राइस्ट, उनका जन्म हुआ तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म की शुरुआत की। और ये दोनों धर्म थे, इन दोनों धर्मों में कोई जात पात वाली बात नहीं थी और हर वर्ग का व्यक्ति इनको मान सकता था और पूजा कर सकता था। जबकि हमारे यहाँ हमने देखा था कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था थी और पूजा करने और मंत्रों का जाप करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों का था और जो वैश्य वर्ग था और शुद्ध वर्ग था, इनको पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था। तो ऊंची जाति और नीची जाति का भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलन था। तो जब भक्ति मूवमेंट आया, भक्ति परंपरा आई, तो इसने बताया कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है और इसी को देखते हुए ये बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हुई हमारे यहाँ
और इसने बताया कि आप अपने भगवान को जिस भी रूप में देखते हैं उसी रूप में भगवान आपको दर्शन देंगे। और इसके बारे में बताया गया, सबसे पहले जो भगवत गीता है उसमें इसका उल्लेख किया गया। भगवत गीता में हम आप जानते हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम सारी दुख पीड़ाएँ, कष्ट, सवाल जवाब को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, और मेरी शरण में आओगे तो और तभी तुम मोक्ष पाओगे। हमने गीता भी में देखा है कि गीता जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों से लड़ने से विमुख होता है, उनको मना करता है कि मैं अपने लोगों से कैसे लड़ूं कुरुक्षेत्र के रण में, महाभारत में, तो जो हमारे भगवान कृष्ण हैं उनको गीता का ज्ञान देते हैं। तो हमारे देश में भक्ति परंपरा बहुत तेज़ी से फ्लरिश हुई, क्योंकि इसने ऊंच नीच का जात मिटा दी और हर कोई व्यक्ति पूजा कर सकता है, और जिस रूप में अपने भगवान को देखता है वो उस रूप में भगवान उसको दर्शन देते हैं, और सारी बुराइयों को इसने मिटाया। और भक्ति जो परंपरा है वो बहुत तेज़ी से फ्लरिश होने लगी। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने में बिलीव नहीं करते थे, और वो बस अपने भजन करने में और अपनी लगन से व्यक्तिगत पूजा करने पर जोर देते थे। और इसमें किसी भी तरह के कर्मकांड या रिचुअल्स यानी पाखंड का कोई रोल नहीं था। ये एक आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वराह अवतार की तस्वीर है, मूर्ति है, और ये आपको मध्य प्रदेश के एरड़ में मिली है। ये वराह अवतार विष्णु का अवतार था, और जब धरती पानी में डूब रही थी तो भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लेकर अपनी जो सूंड है उसमें धरती को उठा लिया था, धरती को बचाया था। तो भक्ति जो है शब्द, ये भज शब्द से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। और भक्ति में जो भगवान और भक्त उनके बीच में परस्पर संबंध की बात कही गई है, और ये भी कहा गया है कि इसमें जो भक्त है वो अपना ऐश्वर्य और सुख त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन होता है, और भगवान भी अपना जो ऐश्वर्य और सुख है वो अपने भक्तों के बीच में बांटते हैं। यानी सुख में भगवान और भक्त दोनों बराबर होते हैं। यहीं पे एक कविता भी दी हुई है, और ये कविता लिखी है आज से 1400 साल पहले। एक कवि हुए थे, उनका नाम था अप्पार। ये साउथ इंडिया के कवि थे, और ये शिव भक्त हैं, भगवान शिव के भक्त हैं। ये वे बड़े किसान थे साउथ इंडिया के, इसलिए इनको वेल्लाल भी कहा जाता था। हमने पिछले चैप्टर में वेल्लाल का जिक्र देखा था। तो उन्होंने अपनी कविता में कहा है कि अगर कोई निचली जाति का व्यक्ति है, कुष्ठ रोगी है, कूड़ा करकट बटोरने वाला है, या कोई भी और व्यक्ति जो बहुत ही गरीब है, निर्धन है, वो तुच्छ है, लेकिन अगर वो भगवान शिव का भक्त है तो मैं भी उसकी पूजा करूँगा, क्योंकि अगर वो शिव का भक्त है तो वो मेरे लिए ईश्वर समान है। इतनी बड़ी बात उस व्यक्ति ने आज से 1500 साल पहले कह दी थी। जात पात से सबसे ऊपर उठ के इसने बात कह दी वाली। फिर भक्ति परंपरा जब उठी तब लोगों ने अपने भगवानों को अलग अलग रूप में देखने शुरू किया, और फिर मूर्ति पूजा का चलन बहुत तेज़ी से हुआ। अलग अलग प्रकार से भगवानों की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी, और इन मूर्तियों को स्थापित करने के लिए मंदिरों का जो प्रचलन है बहुत तेज़ी से हुआ, और चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला का जो रुझान है काफ़ी तेज़ी से हमारे देश में बढ़ा। फिर हिंदू शब्द के बारे में बात की गई है। हिंदू शब्द इंडिया से बना हुआ है, और इस शब्द में ये जो शब्द है हिंदू, ये सिंधु या इंडस से निकला हुआ है। और ये जो अरबी लोग थे और पुर्तगाली लोग थे, ईरानी लोग थे, ये लोग इस शब्द का प्रयोग करते थे, और हिंदू उन्हें कहते थे, जो कि सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था। और बाद में ये जो शब्द है ये धार्मिक परंपराओं, विश्वास और हमारी आस्था से जुड़ गया। अब ये कहानी मैंने आपको समझा दी कि लगभग 2000 साल पहले जो ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह का जन्म रोम साम्राज्य में हुआ था, और शहर का नाम था बेथलहम। बेथलहम उस टाइम रोमन एम्पायर के अधीन था, और इन्होंने बताया कि मैं भगवान का बंदा हूँ, और जो हर वो व्यक्ति जो दयालु है और लोगों को सम्मान देता है, लोगों की पूछ परख करता है, गरीबों को आदर करता है, गरीबों को मजबूती प्रदान करता है, छोटों से प्यार करता है, बड़ों को सम्मान देता है, भला काम करता है, तो वो व्यक्ति भला है और भगवान उस पर कृपा बरसाएंगे। और बाद में कहा कि हम ये सब लोग ईश्वर की संतान हैं, और बाद में ईसा मसीह ने जो क्रिश्चियनिटी है उसकी शुरुआत की,
और हमने देखा कि बाद में उनको सूली में लटका दिया गया था, क्रूसीफाई कर दिया था रोमन एम्पायर के ही एक गवर्नर ने। तो हमारे देश में भक्ति परंपरा की शुरुआत में जोर इसलिए पकड़ा क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी, जो कि आपके जो अरबियन पेनिनसुला है, जो कि मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ पे जो इस्लाम था वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। इसलिए हमारे देश में भी जो छोटी जाति या निम्न जाति के लोग थे उन्होंने भी भक्ति परंपरा में बहुत तेज़ी से अपने आप को आत्मसात किया। फिर चलते हैं, थोड़ा ये एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है। जैसे दक्षिणापथ के स्वामी हम किसे कह रहे थे? सातवाहन शासक को। मोमिनदार कौन थी? चोल चेराव पांड्या। ये तमिल संगम साहित्य का शब्द है, तमिल शब्द। अशोक घोष कौन थे? इन्होंने बुद्ध चरित नाम से गौतम बुद्ध का बायोग्राफी लिखी है। बोधिसत्व किसे कहा गया? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आया। और श्वेन कौन था? चीनी यात्री था। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो सेशन। कुछ इसमें कीवर्ड्स थे जो हमने इसको पढ़ा, देखा, समझा। जैसे मोमिनदार आए तो आपको पता होना चाहिए मोमिनदार क्या है, पुहार का आज का नाम क्या है। उसके बाद जो सातवाहन वंश है उसमें जो सबसे बड़ा राजा था वो कौन था, जो कुषाण वंश था उसके राजा का नाम क्या था। ये कुछ बेसिक बातें हैं, वो आप बस ध्यान रखिए। और बहुत जल्दी हम क्लास 6 की NCERT को ख़त्म करेंगे, फिर 7th 8th 9th